Happy morning, fighters. Let's start with question number 1. Okay, so here you can see that this is the summary of the question. Let's start with this now. तो अभी हम शुरू करेंगे ये क्वेश्चन से, तो आप देख सकते हो यहाँ पे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1, यू कैन सी दैट इट इज़ ऑन पेज नंबर 105. प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के ऊपर है कि कंपनी के कुछ दो प्रोडक्ट है एंड वी नीड टू डिसाइड करके उसके बारे में देखते हैं. सो जस्ट हैव अ लुक. क्वेश्चन पढ़ते हैं, पता चलते जाएगा. Skill based assessment questions. Okay, question number 1. Let's start reading the question. कंपनी में ये बोला गया, कंपनी का नाम क्या है? फर्स्ट सोर्स करके इज अ लार्ज फर्म एंगेज इन मेकिंग अ ग्लास बेस्ड हाई वैल्यू एक्सोटिक आर्टिफैक्ट्स टारगेटिंग प्रीमियम और सेगमेंट मार्केट. अब ये क्या है करके, तो ये समझना सिंपल है. मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया है कि हमारा कंपनी जो है दैट इज़ अ फर्स्ट सोर्स करके वी आर इन द मेकिंग प्रोसेस, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. व्हाट वी मेक इज एक्सोटिक आर्टिफैक्ट्स, जो कुछ ऐसा दिखता है. अगर आपको ऐसा इन डिटेल देखना हो, सो दिस इज लाइक अ ग्लास का जो एक्सोटिक आर्टिफैक्ट है जिसका रॉ मटेरियल ग्लास रहेगा, उसको डिजाइनिंग वगैरह दिया जाएगा. तो ऑब्वियसली फॉर दिस फिनिश गुड्स व्हाट यू विल रिक्वायर इज ग्लास which can be seen over here. Okay, you will require glass. फिर आप इसको शेप वगैरह दोगे. Okay, now आगे बढ़ते हैं. Its major supplies thus go to the retail shops in shopping malls in cities like Delhi, Mumbai, Chennai, where such artifacts put on display with the premium price tag करके. तो these are something which are premium. Antique piece कैसा होता है? It is like that only. तो इसकी prices काफ़ी हाई होती है. प्रीमियम सेगमेंट को हम लोग टारगेट करते हैं, हाई प्राइस पे रहता है ये. ओके, ठीक है. और वो लोकेशंस भी दिए गए कहाँ कहाँ पे, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली वगैरह. ठीक है, ओके. सेकंड पैराग्राफ अगर आप देखोगे, फर्स्ट सोर्स FS sources most of its glassware components from the local supplier in Delhi and assembles the same in the small dimensional structures within its shop floor करके. तो हम प्रोडक्ट बेचते कहाँ कहाँ पे, तो देर आर सिटीज़ लाइक न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई वगैरह, और इसके लिए ये बेचते वहाँ पे. लेकिन ये जहाँ पे बनेगा तो रॉ मटेरियल इसका कहाँ से आता है? इट कम्स फ्रॉम द लोकल, दैट इज दिल्ली ओनली, और हम वहाँ पे वो उसका शेप वगैरह देते हैं. ठीक है, आगे. Later these artifacts are given the exotic designs that is embedded with the glitter stones वगैरह, as you can see there here. Okay, तो यहाँ पर डिज़ाइन वगैरह दिया जाएगा और कुछ स्टोन्स वगैरह इसके अंदर रहेंगे. मे बी द इमेज इज़ नॉट दैट क्लियर, या बट यू कैन अंडरस्टैंड दैट. स्टोन्स वगैरह उसके अंदर ऐड किए जाएंगे. ठीक है, देन आगे. देन प्रिटर एंड सच अदर आइटम्स बाय 5 वेल ट्रेंड आर्टिसंस इन द शॉप फ्लोर्स. तो वी हैव 5 लोग हैं हमारे पास, दोज हू आर वेल ट्रेंड. तो ये वो डिज़ाइनिंग का वगैरह काम करते हैं. ठीक है. The sales in the past 6 months have not shown an encouraging trend and working capital is in crunch position. So what is happening is now there is a problem. अभी तक ये बताया जा रहा था कि कंपनी क्या करती है कि ग्लास लेके आती है, ग्लास को डिजाइनिंग वगैरह प्रोवाइड करती है, कुछ आर्टिसंस है जो उनको डिजाइन वगैरह प्रोवाइड करते हैं और इसको हम लोग बेचते हैं मुंबई, दिल्ली में वगैरह, चेन्नई के अंदर हाई प्राइस पे बेचते हैं. ठीक है. नाउ यहाँ पे कुछ एक प्रॉब्लम है कि 6 महीने से सर, पिछले 6 महीने से ये देखा जा रहा है डिमांड बढ़ नहीं रही है और अपना पैसा ब्लॉक हो गया. वो सेल हमने प्रोडक्ट बना के रख दिए हैं, वी हैव इन्वेस्टेड अवर मनी एंड सेल्स इज नॉट हैपनिंग. सो दैट्स व्हाई देयर इज अ वर्किंग कैपिटल, जो पैसा लगा है इट इज इन क्रंच पोजीशन. द मैनेजमेंट ऑफ FS, दैट इज द फर्स्ट सोर्स, कंपनी का नाम है, रिसीव्ड द फीडबैक फ्रॉम मोस्ट ऑफ द मॉल ओनर्स दैट दिस डिमांड क्राइसिस इज ड्यू टू द फुटफॉल, रिड्यूस फुटफॉल. अभी मॉल में ये प्रोडक्ट रखा जाता है डिस्प्ले के लिए, लेकिन अभी मॉल में लोग आना ही बंद हो गए. वी कैन से वन ऑफ द रीजन. अभी अगर बोल रहा हूँ कोविड-19, सो नो मॉल ही वैसे तो ओपन नहीं है, बट अगर मैं ऐसा बोलता हूँ देयर इज एनी अदर रीजन बिकॉज ऑफ दैट, अभी लोगों का आना ही, फुटफॉल्स मतलब लोगों का आना, फुट इज लाइक लोगों का आना, वी कैन से. तो भी लोगों का आना ही कम हो गया. अगर लोग आएंगे ही नहीं मॉल में तो लोग खरीदेंगे कैसे चीज़ है? तो दैट इज वन थिंग कि पीपल आर नॉट कमिंग, दैट्स व्हाई द सेल्स इज नॉट हैपनिंग करके. और ये आगे भी चलता ओके जाएगा करके. अभी तक तो ये पता चल रहा है. द करंट पोजिशन ऑफ FS इज प्रोवाइडेड एज फॉलोज. और करंटली क्या क्या चीज़ें हैं, तो 2 हमारे आर्टिफैक्ट्स जो हम बनाते हैं, एक आर्टिफैक्ट 1, एक आर्टिफैक्ट 2, इन दोनों का डेटा दिया गया. दे हैव प्रोवाइडेड अस. सबसे पहले तो हम आर्टिफैक्ट बनाते हैं. अभी उसमें से 2 आर्टिफैक्ट का डेटा है, आर्टिफैक्ट 1 एंड 2. मैक्सिमम सेलिंग प्राइस पर यूनिट विच इज MRP. इज इट नेसेसरी कि आप हमेशा MRP पे बेचोगे? या दैट इज द मैक्सिमम प्राइस एट विच वी कैन सेल. दैट इज समथिंग आई से. पर सर हम कितने में बेचते हैं? थोड़ी देर में पता चलेगा. कुछ नहीं बोला तो हम MRP में बेचते हैं, बट इफ समथिंग इज गिवन वी हैव टू फॉलो दैट. लेट्स रीड. रेंट. रेंट जनरली कौन सा कॉस्ट होता है?
Sir, rent is generally fixed cost. You are right, but read the question carefully. Rent to be paid मतलब हम रेंट कैसे पे करते हैं? अगर हम मॉल में अगर हमारा शॉप है तो हम रेंट कैसे पे करते हैं? तो रेंट टू बी पेड टू मॉल्स पर यूनिट बेसिस। मतलब यहां पर ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं कि हमारा रेंट लेटर से 10,000 रुपया एक महीने का है, डिवाइडेड बाई हम बोल देते दिस इज पर मंथ रेंट एंड वी से वी हैव 5,000 आर्टिफैक्ट्स, तो हम 2 रुपीज पर यूनिट ऐसे ही निकाल के नहीं रखा है अब्जॉर्प्शन रेट की तरह। नहीं, इट इज नॉट अब्जॉर्प्शन रेट, एक्चुअली द पेमेंट इज डन लाइक दिस, फॉर एवरी यूनिट यू विल पे दिस मच अमाउंट करके। तो रेंट इज पेड ऑन पर यूनिट बेसिस, इन दैट केस इट इज नॉट अ फिक्स्ड कॉस्ट, मंथली बेसिस पे नहीं होता है, पर यूनिट बेसिस पे टू बी पेड बोला है। इट मीन्स आई कैन सी दिस क्या दिस इज माई वेरिएबल कॉस्ट करके। ओके, दिस इज माई वेरिएबल कॉस्ट। अगेन facilitation cost to be provided to the malls per unit, to be paid to the malls per unit. Again payment कैसे हो रही है? एक यूनिट के हिसाब से। So again this will become my variable cost. See, that is something which is very important. Okay, आपको ये नहीं तो आपको रेंट मतलब हमेशा फिक्स लगता है। You need to read the question carefully. पेमेंट कैसा हो रहा है? पेमेंट पर यूनिट पे हो रहा है, then it is variable. Okay. प्रेजेंट लोअर सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये हमारी सेलिंग प्राइस है। इवन दो माई MRP इज 3,000 विच कैन बी सीन फॉर आर्टिफैक्ट 1, बट यू जस्ट हैव अ लुक बिकॉज अभी ज़्यादा लोग आ नहीं रहे, प्रोडक्ट का डिमांड नहीं है, वी हैव टू रिड्यूस आवर प्राइस एंड हमें कम प्राइस पे बेचना पड़ेगा करके। सो एक्चुअल में जिस प्राइस पे मैं बेच रहा हूँ वो ये प्राइस है 2350। 3,000 इज MRP बट वी आर नॉट सेलिंग एट 3,000। ओके, इट इज रिड्यूस्ड प्राइस। हम कितने पे बेच रहे हैं? प्रेजेंट लोअर सेलिंग प्राइस इज 2350। आगे क्वेश्चन में आपको जो अगर अपने को फिनिश गुड्स बनाने का है तो रॉ मटेरियल लगेगा, दैट इज कॉस्ट ऑफ ग्लासवेयर पर यूनिट। जो आप दिल्ली से वो सप्लायर से लेके आते हो ग्लासवेयर, दैट इज दिस विच वी कैन से ओ या, तो ग्लासवेयर का आपका जो भी खर्चा रहेगा वो। देन आगे पढ़ेंगे, देर इज द कॉस्ट ऑफ असेंबली, फिर वो ग्लासवेयर लेके आओगे, उसका असेंबली करना, आर्टिसंस लगेंगे, उसका भी कॉस्ट पर यूनिट, यू कैन सी इट इज पर यूनिट करके, पर यूनिट। ओके, वेरिएबल ओवरहेड, इट इज अगेन वेरिएबल ओवरहेड विच इज वेरिएबल ओवरहेड भी आपका वेरिएबल कॉस्ट लिखा हुआ ही है। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, अभी आप सर ऐसा बोलोगे सर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट लिखा है मतलब अगेन ये वेरिएबल कॉस्ट हो गया। नहीं 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 नहीं, ये फिक्स कॉस्ट है, खाली निकाला गया है पर यूनिट बेसिस पे, टू बी पेड पर यूनिट नहीं है वो। अगर आप इधर वर्ड देखोगे, सी रीड द क्वेश्चन, टू बी पेड टू द मॉल्स पर यूनिट, टू बी पेड टू द मॉल्स, पेड टू मॉल्स पर यूनिट, तो पेमेंट पर यूनिट बेसिस पे ही होता है। ये तो खाली एक अब्जॉर्प्शन रेट निकाला गया है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि आपका खर्चा 10,000 का होता है, फिक्स कॉस्ट रेंट है, एक महीने का फिक्स है। अब डिपेंड करता है आप कितने यूनिट्स बनाते हो। आपने 5,000 यूनिट बनाए तो डिवाइड बाई 5,000 हो जाएगा, तो एक यूनिट का कॉस्ट आ जाएगा। आपने 2,500 बनाया तो उस हिसाब से एक कॉस्ट आ जाएगा। ये पेमेंट नहीं हो रहा है, जो भी रेट आएगा उससे, दिस इज जस्ट वन अब्जॉर्प्शन रेट, जो आपने इंटर में भी वैसे पढ़ा रहेगा, इसको रिकवरी रेट बोलते हैं वैसे। ओके, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल विद रेफरेंस टू दैट। ओके, तो ये समझ में आता है, ये तो फिक्स कॉस्ट है सर। अच्छा, जस्ट टेल मी वन थिंग हियर, द फिक्स कॉस्ट इज रेलेवेंट और इररेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। आप कुछ करो या मत करो, ये तो खर्चा होने ही वाला है, राइट? तो जो खर्चा होने ही वाला है सर, उसका क्या सोचना, वो तो जाना ही है, नो मैटर व्हाट डिसीजन यू टेक। यहाँ पर ये फिक्स कॉस्ट तो जाने ही वाला है, ठीक है। इन्वेंट्रीज इन मॉल, नंबर इन यूनिट्स, तो अभी हमारे मॉल में कितने इन्वेंट्रीज है? अगर हम आर्टिफैक्ट 1 की बात करें गाइज, वी हैव 621 यूनिट्स। If we talk about artifact 2, we have 121 units करके। Here we go. So we have this data. Okay. और इसके कितने यूनिट्स अभी हमारे करंटली पड़े हुए हैं और आर्टिफैक्ट 2 के कितने पड़े हुए हैं, ठीक है। आगे एक चीज़ और लिखा है, गुड आर्टिसंस आर हार्ड टू फाइंड एंड आर्टिसंस दे आर एम्प्लॉयड विद द FS आर एसोसिएटेड ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस। वी हैव 5 आर्टिसंस, यू कैन सी 5 वेल ट्रेंड आर्टिसंस वी हैव इन द शॉप फ्लोर। हमारे पास 5 लोग हैं एंड गुड आर्टिसंस, तो अच्छे लोग मिलना बहुत मुश्किल है, गुड आर्टिसंस मिलना। और हमारे पास जो रखे हुए वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे है, सो गिविंग देम टेम्पररी ले ऑफ इज नॉट पॉसिबल। मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि वर्कर को छुट्टी दे दो करके, वी हैव टू बी इन द बिजनेस करके। ओके, वी कैन नॉट गिव देम द ले ऑफ करके। आप एक यूनिट बनाओ, आपको इतना पैसा मिलेगा, बट वी कैन नॉट गिव देम कि तुम अभी आराम करो वगैरह, भी अपने को काम नहीं करना है, वी शुड बी इन द बिजनेस। सो हम उसको ले ऑफ नहीं दे सकते। बस एक चीज़ बोला है, एडवाइस, एडवाइस बोला कि कंप्यूट बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर नॉट सेइंग कि कैलकुलेट और कंप्यूट, दे आर सेइंग एडवाइस। तो पहले कैलकुलेशंस करो और फिर एडवाइस भी दो, दोनों चीज़ें करनी पड़ेगी।
द मैनेजमेंट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी इन करंट सिनारियो। तो पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे और फिर उस प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए हम एडवाइस देंगे। पहले हम ये देखेंगे आर्टिफैक्ट 1 का प्रॉफिट निकालेंगे, आर्टिफैक्ट 2 का प्रॉफिट निकालेंगे, अकॉर्डिंगली वी विल गिव सम सजेशंस फॉर दैट मैटर, एडवाइस फॉर द प्रॉफिटेबिलिटी, एडवाइस द मैनेजमेंट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। ओके, सो नाउ आई जस्ट डिड नॉट मेक द समरी। यहाँ पे बस मैंने एक आपको आइडिया दे दिया कि हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है वगैरह। नाउ आई विल स्टार्ट विद द सोल्यूशन। सो वी कैन राइट द स्टेटमेंट अपना प्रॉफिट निकालने का। सो वी विल मेक अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। ओके, so let us make the statement showing profit, or to be very precise I can see that let us make a statement showing contribution, because in which was fixed cost तो होने ही वाला है तो कोई टेंशन नहीं है। तो I can make one statement showing contribution, total contribution, statement showing total contribution। Okay, so let us make the statement showing total contribution। और कितने कॉलम्स आएंगे, तो पर्टिकुलर्स का एक कॉलम आएगा एंड देन वी हैव 2 प्रोडक्ट्स, राइट। तो बना देते हैं ना, क्या इजी है एकदम। पर्टिकुलर्स, now I will say A1 which is artifact 1, then I will say A2 which is artifact 2 करके। now if I just want to calculate the contribution, what I will do is पहले सेलिंग प्राइस पर यूनिट पता है, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट निकाल लो तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता चलेगा, राइट। 1 यूनिट का कंट्रीब्यूशन, देन वी विल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो सबसे पहले लेट मी कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। और वी कैन राइट लाइक दिस, दैट इज प्रेफरेबल, ए लिखने से अच्छा। यू कैन राइट सेलिंग प्राइस। एमआरपी नहीं लिखना है, हम करंटली किस प्राइस पे बेच रहे हैं वही पैसा हमें मिलेगा। सो प्रेजेंट सेलिंग प्राइस इन द क्वेश्चन। सो इफ यू जस्ट हैव अ लुक इन द क्वेश्चन, यू कैन हैव अ लुक, माय प्रेजेंट सेलिंग प्राइस इज 2350 एंड 4800। सो प्लीज राइट 2350 एंड 4800। इसमें से मैं क्या लेस करूंगा, मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो जहाँ पे मैंने वेरिएबल कॉस्ट का मार्किंग किया है गाइज, यू जस्ट नीड टू कॉपी दैट। तो इन दैट केस योर फर्स्ट विल बी द रेंट, तो पहले रेंट लिख देते हैं। देन फैसिलिटेशन कॉस्ट, रेंट फैसिलिटेशन कॉस्ट, अच्छा दोनों का अमाउंट्स लिख देते हैं। और दैट इज 50 एंड 55, 50 55, and then it is 10 and 15. So here it will come as 10 and 15, right। तो यहाँ तक you must have understood what is your rent, what is your facilitation cost, which is variable cost। तो ये दोनों लिख दिया है। Selling price also we have written on the top। Then there is again there are 4 types of variable cost। चलो लिखते जाते हैं। Glassware cost, assembly cost, artisans cost, variable overhead। तो पहला है cost of glassware, तो glassware cost। तो ग्लासवेयर कॉस्ट कितना है आपका, तो ग्लासवेयर कॉस्ट आप देख सकते हो विच इज 900 एंड 1120। सो लेट्स राइट 900 1120। ओके, वंस यू राइट दैट देयर इज अनदर कॉस्ट ग्लासवेयर के बाद में देयर इज कॉस्ट ऑफ असेंबली, तो असेंबली कॉस्ट। अच्छा, तो असेंबली कॉस्ट में क्या हो जाएगा आपका, इट इज 500 एंड 650। So you will come, you will write 500 and 650, okay। एंड देन सर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आर्टिसंस कॉस्ट है और वेरिएबल ओवरहेड है। क्या आर्टिसंस कॉस्ट जो उसको बनाएगा, एंड देन वेरिएबल ओवरहेड और पावर कंजम्पशन वगैरह जो रहेगा, आर्टिसंस कॉस्ट एंड वेरिएबल ओवरहेड। एंड देन यू विल से वेरिएबल ओवरहेड। So artisans cost and variable overhead, if you just have a look, amount will be 700 and 1000। so here we go, 700 1000 and then 200 and 240, 200 and 240, that's it, all variable cost we have written।
and if you subtract all the variable cost from above selling price, what you will get is contribution per unit. ओके नाउ यू जस्ट नीड टू सब्सट्रैक्ट एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें आपको लेस करनी पड़ेगी, तो आपको 1 यूनिट का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है गाइस। ओके और जैसे ही आप ये कर लोगे, देन वंस यू गेट योर कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई 1 यूनिट से अगर इतना रुपया मिलेगा तो नंबर ऑफ यूनिट्स अपने पास है कितने जो हम बेच पाएंगे, इन्वेंट्री जो हमारे पास है, एंड देन यू गेट योर टोटल कंट्रीब्यूशन। Okay, so let's just calculate that. 2350 minus 50 minus 10 minus 900 minus 500 minus 700 minus 200, negative 10 आ जाता है। ठीक है, there is a loss, and how many units do we have if you sell 621, which can be seen over here. तो 621 units if you sell, you have a 6210 का loss. This is the loss, negative contribution we can say. Okay, let's talk about this contribution. 4800 minus 55 minus 15 minus 1120 minus 650 minus 1000 minus 240, you have 1720. This is your contribution per unit, and you have how many units guys? 121 units. So you just multiplied by 121 units, and here you go, 2,08,120. So this is the amount that you will receive, that is the total contribution which you have. Now guys, once you get this, अपने को ये आ गया है total contribution A1 का negative है और A2 का positive है. So first we have this data, now we can advise. This was the computation, statement showing total contribution. If you want आप fixed cost भी less करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, but that is irrelevant, वो तो होना ही वाला है, मतलब वो fixed cost no matter what decision you take. Now so now what we need to give is, after the calculation part, statement showing contribution, you guys have to give the advice. You can see that they were asking for advice on the profitability in the current scenario, so we have to give the advice. Okay, so let's give them the advice. Okay, now as you can see that if I talk about the advice वाला part, we have two products A1 and A2. अगर मैं आपको A1 की बात करता हूँ, you know that there is a negative contribution which is not good, and here it is a positive contribution. Just to give you the idea, you can have a look. यहाँ पर ये negative contribution है 6210 जो आप यहाँ पर देख सकते हो, और ये positive है 208120. Okay, now advice जो हम दे सकते हैं, देखो सबसे पहले A1 is a negative contribution, A1 is having negative contribution and A2 is having a positive contribution. So therefore following advice can be given. तो सबसे पहले हमने profit निकाला, हमने देखा इसका positive है और इसका negative contribution है. Now what advice will give? सबसे पहले जिसका negative contribution है, मुझे पता उसका further production करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. There isn't something which has negative contribution, वो बनाओगे तो और loss बढ़ेगा. तो सबसे पहला advice, discontinuance of the further production of A1 फॉर अ टेम्पररी पीरियड, नॉट परमानेंटली, जब तक सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन पे नहीं आ जाती. और एक काम कर सकते हो, A1 का प्रोडक्शन बंद कर दो और A1 से कनेक्टेड जो कॉस्ट है ना उसको कम करने का ट्राई करो, सो दैट इट शुड बिकम प्रॉफिट मेकिंग, इट शुड हैव अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन. 10 रुपये का ही लॉस है तो डू समथिंग. अगर आप अपना कॉस्ट कहीं से भी कम कर लोगे, इट विल बी हेल्पफुल टू यू, देन इट विल जनरेट अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन. तो यहाँ पे लिखेंगे डिसकंटिन्यू कर दो A1 को टेम्पररी पीरियड के लिए, और उस पीरियड के अंदर मैनेजमेंट शुड यूज द कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक. कॉस्ट को कम करने का कोशिश करो, नॉन वैल्यू एडेड को हटा दो, नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज को हटा दो, दैट इज वैल्यू चेन एनालिसिस, काइजन कॉस्टिंग, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स के ऊपर फोकस करो. दैट इज व्हाट वी नीड टू डू. तो सबसे पहला पॉइंट था डिसकंटिन्यू द प्रोडक्ट A1 बनाना टेम्पररी पीरियड के लिए, बिकॉज उसमें निगेटिव कंट्रीब्यूशन आ रहा है. दूसरा, अब जो सर प्रोडक्ट है उसका क्या करें, नहीं बनाएंगे ये तो समझ गए, लेकिन सर A1 का कुछ तो यूनिट्स पड़ा हुआ है, तो व्हाट यू शुड डू, एक काम करते हैं. आप देख सकते हो 10 रुपये का ही लॉस है, 10 रुपये का ही कंट्रीब्यूशन नेगेटिव है पर यूनिट में. अगर मैं देखूंगा तो इफ यू जस्ट हैव अ लुक, 10 रुपीज इज अ नेगेटिव कंट्रीब्यूशन. व्हाट यू कैन डू इज, अगर कैसे भी कोई कॉस्ट कम हो सकता है, देखो हमने यहां तक की तो बात कर ली, will try to reduce your this glassware, मतलब supplier से if you want you can negotiate with your supplier also for glassware वाला part, that can be done, so that thing can be written. But the something which is given in the module is rent negotiation. हम जिस जगह पे चीजें रखते हैं उसका रेंट आप देख सकते हो, एक A1 का रेंट कितना देना पड़ता है, 50 रुपया देना पड़ता है. तो अगर ये 50 का 40 हो जाएगा ना तो ये नील, जीरो कॉन्ट्रीब्यूशन पे आ जाएगा. अगर ये 50 का
खर्चा 35 हो जाएगा तो और बेटर रहेगा कंपनी के लिए कि भाई 5 रुपए का कंट्रीब्यूशन जनरेट कर सकता है, 15 रुपए से अगर आप इसको कम करोगे इस कॉस्ट को. सो वी जस्ट ट्राई टू नेगोशिएट विद योर सप्लायर. अब हमने ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की तो बात कर ली कि विल ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट ओवर हियर, ये वाला बात हो गया इधर प्रोडक्शन वाले में. लेकिन सर जो चीज बन गई है अभी उसका क्या करना है? तो गुड्स तो बन गए हैं ना, तो अभी जो गुड्स बन गए हैं वो बन गए हैं, तो ये इसके ऊपर तो काम नहीं किया जा सकता अभी, बिकॉज गुड्स तो बन गए हैं. तो अभी किसके ऊपर काम किया जा सकता है? गुड्स बनने के बाद रखा है ना, एटलीस्ट वो कॉस्ट तो कम किया जाए, दैट इज रेंट वाला पार्ट. तो यू कैन हैव डिस्कशन, रीनेगोशिएट द रेंटल कॉस्ट विद द मॉल ओनर्स. इफ नॉट पॉसिबल ट्राई टू सेल एवन एज अर्ली एज पॉसिबल. अभी ऐसे ही रखोगे तो पूरा ही कॉस्ट जीरो, कुछ भी नहीं मिलेगा, तो जो मिलेगा वो लेकिन ट्राई टू सेल इट एज अर्ली एज पॉसिबल. हाँ, देन अभी मैंने ये बोला कि आपको सेल करने का कोशिश करना है, पहले तो रेंट का नेगोशिएशन करो. अगर मान लो वो नहीं हो पाया तो ट्राई टू सेल इट एज अर्ली एज पॉसिबल. और अगर आप सेल करने जाओगे तो A1 अगर नहीं बिक पा रहा है, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सेल A1 विद A2 कंबाइन ऑफर में. जैसे आप मॉल में वगैरह जाते हो कि टी शर्ट एंड लेटेस्ट जीन्स का एक पेयर खरीदोगे तो 30% ऑफ. इंडिविजुअली डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर एक साथ 2 खरीदोगे तो 20% ऑफ, 30% ऑफ. सो यू कैन मेक द कॉम्बिनेशन कि आप A1 और A2 साथ में खरीदोगे तो यू विल गेट सम डिस्काउंट. कॉम्बो ऑफर बना दो, combination offer, that is combo offer. A1 should be combined with A2 to promote the sales. देखो, तो इसका कंक्लूजन ये था, हमें ये पता चला क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, 2 प्रोडक्ट थे हमारे A1 A2. ये प्रॉफिट मेकिंग था, अच्छी बात है. ये लॉस मेकिंग था तो यू शुड वरी अबाउट इट बिकॉज इट इज लॉस मेकिंग. इसके आगे और लॉस नहीं करना है तो एक तो प्रोडक्शन बंद कर दो टेम्पररी पीरियड के लिए और प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने की ट्राई करो. लेकिन सर ये तो बात हो गई कि यूनिट्स आगे नहीं बनाने, लेकिन जो ऑलरेडी स्टॉक के अंदर है वो तो गुड्स बन चुका है ना, तो उसका क्या करना है? वो गुड्स स्टॉक के अंदर है, वो कहाँ पे है? उसका रेंट पे करना पड़ रहा है. तो ट्राई टू रीनेगोशिएट द रेंट. और अगर वो भी नहीं हो पा रहा है, रेंट कम नहीं हो पा रहा है, तो अभी सर स्टॉक में पड़ा है तो बेचना तो पड़ेगा, तो सेल करो कॉम्बो ऑफर बना के करके A2 के साथ, विच इज अ प्रॉफिट मेकिंग विच जनरेट्स कॉन्ट्रीब्यूशन. आई होप द थिंग इज क्लियर एज सच. ओके, इट टुक अराउंड 22 minutes. फाइन. Nevertheless, thank you so much for watching the video. Thank you.